हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस ट्रैकर। गाइस, ये क्लास 10 चैप्टर 8 की पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट और कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके गाइस, सो आप जानते ही हैं 2 टाइप से रिप्रोडक्शन हो सकता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 6 टाइप्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दिए हुए हैं आपकी बुक में। फिजन देख लेते हैं एक बार, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड द लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। ओके, सो देखते हैं फटाफट से फिजन के बारे में क्या दिया हुआ है फिजन के बारे में। और पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। ओके, सो फिजन में क्या होता है? फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, सेल डिवीजन कह लो इसे या फिर फिजन कह लो। ओके, लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। क्या होगा? एक सेल डिवाइड होगी या फिर फिजन होगा और एक नई सेल बनेगी। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व। बोल रहा है फिजन के बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स ऑब्जर्व किए गए हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। बोल रहा है कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजुआ। ये जो प्रोटोजुआ है ये है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स। सो ये जो हैं ये इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। And in organisms such as amoeba, the splitting of 2 cells during division can takes place in any plane. गाइस, ये जो यहाँ पर दिया गया है ना, ये इस एक्टिविटी का आंसर दिया गया है। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि जब अमीबा की सेल डिवाइड करती है रिप्रोडक्शन के टाइम पर, तो ये क्या करता है? डिवीजन किसी भी प्लेन में हो सकता है। जैसे अमीबा है, आप जानते ही हैं अमीबा की कोई शेप नहीं होती, कोई साइज नहीं होता, किसी भी शेप और साइज का हो सकता है अमीबा। तो जब ये रिप्रोड्यूस करता है तब ये यहाँ से भी अपनी सेल को डिवाइड कर सकता है, इस प्लेन में भी डिवाइड कर सकता है अपनी सेल को, इस प्लेन में भी डिवाइड कर सकता है, इस प्लेन में भी, किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है। ओके, however some unicellular organisms show somewhat more organization in their bodies such as seen in leishmania which cause काला आजार। अब बोल रहा है कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के समवॉट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं उनकी बॉडी में, जैसे कि लीशमेनिया में देखने को मिलता है, विच कॉज काला आजार। एंड लीशमेनिया जो है डिसीज कॉज कर सकती है जिसे काला आजार कहा जाता है। विच हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर। लीशमेनिया के पास एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब विप मतलब बोल लो या फिर क्या कहते हैं, एक फ्लैजिला। ओके, फ्लैजिला टाइप एक स्ट्रक्चर होता है। सो यहाँ पर आप लिख लीजिए, विप लाइक स्ट्रक्चर को आप फ्लैजिला भी बोल सकते हैं। फ्लैजिला होता है जिस फ्लैजिला आप जानती हैं लोकोमोशन में हेल्प करता है। यहाँ डायग्राम नहीं दिखाया लीशमेनिया का, वरना मैं आपको बनाकर दिखाती, एक बार दिखा देती हूँ। इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता है, देखिए वो मैं एक्यूरेट तो नहीं बना दी। इस टाइप से ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? फ्लैजिला। ठीक है, सो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है इन द एंड ऑफ सेल। इन सच ऑर्गेनाइजेशन बाइनरी फिजन अकर इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। सो लीशमेनिया में क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन। उसने इनडायरेक्ट वे में बोल दिया कि इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। सो बाइनरी फिजन किसमें हुआ? लीशमेनिया में। एंड व्हाट इज बाइनरी फिजन मैंने अभी तक नहीं बताया है, अभी बताऊंगी। To these structure, other single-celled organisms such as malarial parasite Plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission. अब क्या बोल रहा है? कुछ मलेरियल पैरासाइट के बारे में बता रहा है, सॉरी मलेरियल प्लाज्मोडियम के बारे में बता रहा है, जो कि एक पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहना और वहां से उसकी बॉडी से खाना लेना। सो प्लाज्मोडियम भी यही करता है, एक मलेरियल पैरासाइट है। मलेरिया की बीमारी का नाम तो सुना ही होगा। तो ये क्या करता है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है और वहां से खून चूसता है, पैरासाइट हो गया। एंड डिवाइड करता है किसके द्वारा? मल्टीपल फिजन के द्वारा। मतलब एक सिंगल प्लाज्मोडियम है और एक से था मतलब बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन सकते हैं। ओके, इसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। सो डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन फिजन रिजल्ट इनटू 2 डॉटर सेल, जब एक से 2 डॉटर सेल बनी उसे क्या कहा? बाइनरी फिजन। जब एक फिजन से बहुत सारी डॉटर सेल बनी उसे क्या कहा हमने? मल्टीपल फिजन। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है फिजन के बारे में। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में सबसे पहले एक्टिविटी दी हुई है। सो एक्टिविटी में क्या बोल रहा है? कलेक्ट करो, क्या कलेक्ट करना है? फ्रॉम अ लेक और पॉन्ड दैट अपीयर डार्क ग्रीन एंड कंटेन फिलामेंटस स्ट्रक्चर। मतलब किसी लेक में जाओ, वहां से ग्रीन कलर का जो काई लगी होती है ना, जैसे काई कहते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की पूरे में दिखती रहती है, तो बोल रहा है उसी को उठाओ और क्या करो?
पुट वन आउट फिलामेंट ऑन अ स्लाइड, उसमें से एक स्लाइड को बाहर, एक फिलामेंट को बाहर निकालो, वो धागे जैसा तो होता ही है, तो उसके एक फिलामेंट को बाहर निकालो एंड उसके ऊपर क्या करो, ग्लिसरीन डाल दो। सो एक फिलामेंट निकाला और उसके ऊपर हमने ग्लिसरीन डाल दी और उसको कवर स्लिप से ढक दिया। सो देखिए, एक बार देख लीजिए, फिलामेंटस जो एल्गी होती है वो इस टाइप की होती है। ओके, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब बोल रहा है कि अब जो स्लाइड तुमको दिख रही है उसको माइक्रोस्कोप में देखो। बोल रहा है क्या तुम डिफरेंट टिश्यू स्पाइरोगायरा फिलामेंट्स को देख सकते हो? सो यस, स्मॉल फ्रेगमेंट्स दिखेंगे स्पाइरोगायरा के। ओके, एंड फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट फ्रेगमेंटेड। सो फ्रेगमेंटेशन कौन सा प्रोसेस हो गया? एक ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेगमेंट होता है, मतलब फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, एक धागा। जो स्पाइरोगायरा है वो भी एक धागे जैसा ही होता है, ठीक है। सो इस फ्रेगमेंटेशन में क्या किया जाएगा, इस धागे को काटा जाएगा, ठीक है, बीच में से काट दिया। अब क्या हुआ, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। ओके, एंड फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। दिस प्रोसेस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर। गाइज, ये प्रोसेस जो बोल रहा है, ये प्रोसेस बोल रहा है कि ये सभी मल्टी सेलुलर के लिए ट्रू नहीं है। मल्टी सेलुलर कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। ये जो इतना इसमें दे रखा है, बहुत ज़्यादा दे रखा है, उसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। बाकी तो आप इतनी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अगर आपको इतना सब कुछ याद नहीं होता है तो। बोल रहा है कि ये स्पाइरोगायरा तो मल्टी सेलुलर है, ये इतनी आसानी से डिवाइड हो गया, लेकिन सभी मल्टी सेलुलर इतनी आसानी से डिवाइड नहीं होते। उनको डिवाइड होने के लिए कॉम्प्लेक्स वे की जरूरत है रिप्रोडक्शन की। ओके, सो देखिए इसमें क्या दे रखा है बुक में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, एंड सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, किसके अंदर हो रहा है सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड? स्पाइरोगायरा के अंदर। सिंपली ब्रेक हुआ स्मॉल पीसेस में, एंड क्या हुआ बाद में, मैचुरेशन हो गया, इसका मतलब मैच्योर हो गया। एक स्पाइरोगायरा से बहुत सारे स्पाइरोगायरा बन गए फ्रेगमेंट होने के बाद। दीज पीसेस ऑफ फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, बता दिया। कैन वी वर्क आउट फॉर रीजन दिस बेस्ड ऑन दी एक्टिविटी 8.4। अब बोल रहा है कि आप इस एक्टिविटी 8.4 के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि कैसे ये डिवाइड हुआ। सो गाइस, इसके लिए तो मुझे यहाँ पर माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप क्या कहते हैं, एल्गी को देखिएगा कभी गौर से, तो आपको वो फिलामेंटस दिखेगी, है ना, धागे जैसी दिखेगी। अब आगे बोल रहा है दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है जो इतनी आसानी से ये रिप्रोड्यूस कर गई, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए इतना आसान नहीं है, जो अभी मैंने इस पॉइंट में बताया। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, इतनी आसानी से डिवाइड नहीं कर सकते सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाई गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों नहीं कर सकते। सो रीजन जो है, बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने देखे हैं, उनमें क्या होता है, सेल्स होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एंड ये जो सेल्स हैं वो क्या बनाती हैं, टिश्यू। आप जानते ही हैं सेल्स क्या बनाती हैं गाइस, सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं बहुत सारी, एंड टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, एंड यही ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सो ये प्रोसेस होता है। अगर इनके अंदर सेल्स हैं बहुत सारी, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल हैं, तो वो सेल्स टिश्यू बना लेंगी, एंड ये टिश्यू क्या बना रहे हैं, उसके बाद ऑर्गन्स बना रहे हैं, यही बोल रहा है, विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजीशन इन दी बॉडी। और अगर इनके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, सो ये ऑर्गन्स जो हैं बॉडी में, इनकी एक प्लेस होगी। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। बोल रहा है इस सिचुएशन में जो सेल बाय सेल डिवीजन है वो इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वे टू रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर यही बोला है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे चाहिए रिप्रोड्यूस होने के लिए। ओके, आगे बोल रहा है एक बेसिक स्ट्रेटेजी यूज होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, वो ये है कि दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशल फंक्शन। ये हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप की सेल मल्टी सेलुलर्स में प्रेजेंट होती हैं और डिफरेंट सेल डिफरेंट काम करती हैं। लाइक एज ब्लड सेल अलग होंगी, है ना, ब्रेन सेल अलग होंगी, लिवर सेल अलग होंगी, डिफरेंट डिफरेंट सेल होती हैं। ओके, ये सब सेल के टाइप हो गए, और भी बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो ये सब क्या है, डिफरेंट सेल डिफरेंट काम कर रही हैं। रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो सीन फंक्शन ऑफ अ स्पेशल सेल टाइप। बोल रहा है जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें वो भी एक डिफरेंट सेल टाइप से होता है। सो रिप्रोडक्टिव सेल होंगी, रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं गैमीट्स, जानते ही आप, गैमीट कहते हैं जिसे। सो इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगी, रिप्रोडक्शन के लिए भी डिफरेंट सेल हो गई,
इफ the organism itself consists of many cell type, the answer is there must be single cell type in organism that is capable of growing, proliferation and making other cell type under the right circumstances. बोल रहा है कि अगर ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल्स से बना है तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर भी यहीं पर दे रखा है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं तो वो जो सेल्स हैं वो सेल कैपेबल होने चाहिए किसके लिए, ग्रो करने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और मेकिंग अदर सेल टाइप अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस, मतलब राइट टाइम पर राइट टाइप की सेल्स बनाने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। ओके गाइस, बाकी इसमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बताया गया था फ्रेगमेंटेशन में। मेन जो मोटो निकलता है वो इतना निकलता है जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। एंड ये भी आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, एंड इसमें जो डिफरेंट सेल्स के बारे में बताया है उतना भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है वो है रीजनरेशन। सो रीजनरेशन कैसे होता है, देखिए, मैनी फुली डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल। एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एबिलिटी है एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाने की। सो ये रहा एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, अब ये बनाएगा नया ऑर्गेनिज्म। कैसे बनाएगा, दैट इज if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, मतलब एक ऑर्गेनिज्म लिया और उसको बीच में से अलग अलग जगह से काट दिया। तो अब क्या होगा, इसका ये जो अलग से ये पीस है, देखिए ये एक पीस था एंड ये पीस क्या करेगा, धीरे 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 करके अपनी बॉडी का बचा हुआ पूरा पार्ट बना लेगा। जैसे ये एक पीस है, इस पीस ने अपनी बॉडी का बचा हुआ पूरा पीस बना लिया, ऊपर का भी हिस्सा बना लिया, नीचे का भी, तो एक नया प्लेनेरिया बनकर तैयार हो गया। इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ओके, आगे बोल रहा है इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस एंड द मैनी पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। For example, simple animal like hydra and planaria can be cut into any number of pieces and each piece grow into a complete organism. तो बोल रहा है, इसमें एग्जाम्पल दिया है आपको हाइड्रा और प्लेनेरिया का, कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बीच में से कट हो जाते हैं, किसी भी पीस से कट हो जाएंगे और क्या करेंगे, अपने जैसी ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। ओके, एंड दिस इज नोन एज रीजनरेशन। इसी प्रोसेस को रीजनरेशन कहा जाता है। गाइस, मैंने देखिए रीजनरेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है जो आपको जरूर याद होनी चाहिए, बाकी ये सब तो समझ में आना चाहिए कि बुक में क्या दिया है। रीजनरेशन क्या है, ये प्रोसेस है ग्रो करने का। किसको ग्रो करने का, बैक द लॉस्ट ऑर्गन, जो ऑर्गन लॉस्ट हो गया है उस ऑर्गन को ग्रो करने का प्रोसेस है। सो ये किस में होता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। रीजनरेशन स्पेशल टाइप की सेल्स के द्वारा होता है एंड ये सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट कर सकती हैं एंड अपनी जैसी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना सकती हैं। ओके, दिस इज नोन एज रीजनरेशन। बोल रहा है रीजनरेशन स्पेशल टाइप की सेल्स के द्वारा होगा एंड ये सेल प्रोलिफरेट करेंगी, अपने जैसी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाएंगी एंड इन सेल्स, ये जो लार्ज नंबर ऑफ सेल बनी है, इन सेल के गुच्छे से, मास से डिफरेंट सेल अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल टाइप। डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल टाइप्स बनाएंगे और टिश्यू बनाएंगी। These changes take place in organized sequence referred to as development। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, एक सेल से मास का पूरा गुच्छा बना, सेल्स का गुच्छा, एंड उस गुच्छे से डिफरेंट टाइप की सेल्स बनेंगी, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनेंगी। सो इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट कह रहे हैं। However, regeneration is not the same as reproduction। बोल रहे हैं रीजनरेशन रिप्रोडक्शन के टोटली सेम नहीं है, since the most organism would not normally depend on being cut up to able to reproduce। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। सो अब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आता है, नेक्स्ट प्रोसेस आता है बडिंग। इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा ये यूज करता है रीजनरेटिव सेल फॉर रिप्रोड्यूसिंग इन एक मिनट फिर से स्टार्ट करते हैं। Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in process of budding। ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा के बारे में एग्जांपल यहाँ भी दिया हुआ था रीजनरेशन में, ठीक है। सो हाइड्रा का एग्जांपल यहाँ भी दिया हुआ है। हाइड्रा जो कि रीजनरेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहा है और क्या कर रहा है, फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। देखिए इसने क्या किया, ये एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, इसने रीजनरेशन किया, अपनी पहले क्या किया, बड बनाया, अपनी बॉडी पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा और ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर रीजनरेशन कर लेगा। रीजनरेशन मतलब उस एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो बॉडी से बाहर निकला था वो एक पूरा नया
ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। इन हाइड्रा बड डेवलप एज एन आउटग्रोथ, बता दिया एक बड डेवलप हो रही है आउटग्रोथ की तरह, एंड ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, एक ही स्पेसिफिक साइट पर बार बार सेल डिवीजन होने की वजह से ये बड बनती है। ये बड डेवलप हो गई टिनी इंडिविजुअल्स में, एंड व्हेन फुली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये बड फुली मैच्योर हो गई, और जब ये फुली मैच्योर हुई अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो गई, एंड क्या हुआ, एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन गया। ओके, सो साथ साथ बडिंग की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, दैट अ स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म ऑन द पेरेंट्स बॉडी। सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक बड बन जाती है कहाँ पर, पेरेंट की बॉडी पर, विच गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, जिससे एक नया इंडिविजुअल बनता है। ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा, ये यूज करता है रीजनरेटिव सेल को फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बडिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरफ। क्या बोल रहा है इसमें, देयर आर मैनी प्लांट विच पार्ट लाइक रूट स्टेम लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। अब बहुत सारे प्लांट हैं, उन प्लांट के अंदर रूट स्टेम लीव्स सब कुछ होती हैं, फ्लावर्स भी होता है, बट वो फ्लावर जो होता है वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता। फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, एक फ्लावर होता है, ठीक है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि बाकी के ये जो बचे हुए सारे स्ट्रक्चर है, रूट स्टेम लीव पत्ती, ये सब क्या है, ये सब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं, एंड ये सब क्या करते हैं, एक नए प्लांट को बना सकते हैं सूटेबल अप्रोप्रिएट कंडीशंस में। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल, प्लांट कैन इंडीड यूज सच अ मोड फॉर रिप्रोडक्शन। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है वो एनिमल्स में नहीं होता, सिर्फ प्लांट में होता है रिप्रोडक्शन का। ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट लाइक शुगर केन, रोजेस और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म दी गई है गाइस यहाँ पर, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग की। ये क्या होता है, इसने ये बोला है कि ये जो प्रॉपर्टी है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, वो क्या करती है, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग का प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से ये सब जो एग्जांपल दिए, शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, ये सब ग्रो होते हैं। सो ये प्रोसेस क्या है गाइस, लेयरिंग होता है। देखिए जब कोई भी हमने प्लांट लिया, अब वो प्लांट अच्छा खासा बन रहा है, लेयरिंग का यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए लेयरिंग के बारे में, लेयरिंग क्या होगा, ये एक प्लांट था, ठीक है, अच्छे खासे इसमें से स्टेम्स वगैरह सब कुछ डेवलप हो रहा है, नया प्लांट मतलब अच्छा खासा बन रहा है। अब ये क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा स्टेम है, ये एक्स्ट्रा स्टेम फिर से मिट्टी में चली जाएगी, और इस मिट्टी से एक और फिर से जड़ें निकल आएंगी, ठीक है, फिर से जड़ें निकल आएंगी, तो अब क्या होगा, इससे नया प्लांट बन जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, लेयरिंग का प्रोसेस। बाकी इसे यहाँ से सेपरेट कर दिया जाएगा। एंड ग्राफ्टिंग, गाइस ग्राफ्टिंग क्या होता है, जैसे हमने एक प्लांट लिया, उस प्लांट का स्टेम लिया, और एक हमारे पास एक और प्लांट का स्टेम है जो कि डिजायरेबल करेक्टर्स है, मतलब उसके अंदर जो फ्रूट अच्छे आ रहे हैं, फ्लावर्स अच्छे आ रहे हैं, तो हमने वो डिजायरेबल स्टेम ले लिया, ठीक है, उस डिजायरेबल स्टेम को इसके ऊपर लगा दिया, और अब क्या किया, इसके ऊपर लगाने के बाद इसको टाई कर दिया, बांध दिया, ठीक है। बांधने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद इनको पानी देते रहे, वाटरिंग वगैरह सब कुछ करते रहे, बांध दिया, और कुछ टाइम बाद क्या होगा गाइस, इसके अंदर से नए प्लांट्स आने लगेंगे। ओके, एंड ये जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, सूटेबल कैरेक्टर्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ये सब पता चल गया, ठीक है, लेयर ग्राफ्टिंग हो गई, और इसकी वजह से ये सारे प्लांट्स हमने ग्रो कर लिए। आगे बोल रहा है, प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड। सो गाइज यहाँ से क्या है, एक नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है, बेनिफिट्स। बेनिफिट क्या मिल रहे हैं, सो बेनिफिट एक ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जो सीड, हम जो बीज लगाने के बाद जो हम फल मिलते हैं, उनमें फल और फ्लावर्स देर में आते हैं कंपैरिजन टू दिस प्रोसेस। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बहुत जल्दी फ्रूट और फल आ जाते हैं, जबकि सीड लगाकर, एक बीज डालकर हमने जो फल बनाया था, उस फल जो पेड़ बनाया था, उस पेड़ पे फल फूल बहुत देर में आते हैं, ठीक है। सो ये एक बेनिफिशियल बेनिफिट हो गया, फर्स्ट वन।
उसके बाद वो क्या बोल रहा है, सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। अब कुछ एक ऐसे प्लांट जो जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं रही हो अब सीड बनाने की, जिनके अंदर सीड नहीं बन रहे, जैसे कि बनाना के अंदर सीड नहीं बनते, ऑरेंज के अंदर सीड बन रहे हैं लेकिन वो उस सीड से नया फल नहीं बन पा रहा। सो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर, इस टाइप के प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके हम नया पौधा उगा सकते हैं। ओके, उसके बाद ये हमारा सेकंड बेनिफिट हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अनदर एडवांटेज, लास्ट वन एक और एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, वो ये है कि प्लांट प्रोड्यूस होते हैं जेनेटिकली सिमिलर एनफ टू पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जितने भी ये प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बन रहे हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, अपने पेरेंट्स जैसे कैरेक्टर्स होते हैं इनके अंदर। ओके गाइज, अब लास्ट वन बचा है स्पोर फॉर्मेशन। बहुत देर हो गई है, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है ये, बट सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इंक्लूडेड है, सो तो लंबा तो नहीं है। ओके गाइज, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, even in many simple multicellular organism specific reproductive part can be identical। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल रहा है आइडेंटिकल हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन ब्रेड। गाइस जो मैंने आपको एक्टिविटी 8.2 जब कराई थी ये वाली एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने आपको राइजोपस का ब्रेड के ऊपर, ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि उसके अंदर क्या होते हैं, हाइफे होते हैं ब्रेड माउल्ड में, राइजोपस में। जैसे ये ब्रेड का स्ट्रक्चर दिखाया था, उस ब्रेड के अंदर डिफरेंट क्या हुआ था, राइजोपस डेवलप हो गए थे, क्या कहते हैं, हाइफे बन गए थे, है ना। और उस हाइफे पे बहुत सारे पूरे उस ब्रेड को क्या कहा था हमने, राइजोपस, जो फंगाई बन गई थी उस फंगाई को राइजोपस कहा था, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, फिलामेंटस के स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हाइफे, ठीक है। तो ब्रेड माउल्ड पर राइजोपस लग गया। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब गाइज वो ये बोल रहा है ये जो हाइफे बने हैं ना ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। On the other hand, the tiny blob on a stick structure are involved in reproduction। बोल रहा है कि हाइफे तो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे लेकिन यहीं पर और स्ट्रक्चर्स हैं, टिनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनको क्या कहा जा रहा है, ब्लॉब कहा जा रहा है या फिर ब्लॉब ऑन अ स्टिक कहा जा रहा है, कुछ भी कह लीजिए, ब्लॉब ऑन अ स्टिक या फिर ब्लॉब। तो इनका एक और नाम है स्पोरेंजिया, जो अभी आगे आएगा, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दी ब्लॉब आर स्पोरेंजिया, बोल दिया ब्लॉब क्या है, वो स्पोरेंजिया है, विच कंटेन सेल और स्पोर्स। इनके अंदर क्या होता है, ये ब्लॉब या फिर स्पोरेंजिया जो है, इसका नाम लिख लीजिए गाइस, स्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, देखिए बोल रहा है इसके अंदर सेल्स और स्पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो दिख नहीं रहा, इसके अंदर क्या है, ये सेल या फिर स्पोर्स प्रेजेंट हैं। अब यही स्पोर्स स्प्रेड होंगे, यही सब प्रोसेस होगा। सो देखिए दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। ये स्पोर क्या करेंगे, ये स्पोर ब्रेड पर गिर जाएंगे फिर से और यहीं से नया राइजोपस बन जाएगा। सो इसी तरह से क्या होता है, पूरी ब्रेड बहुत जल्दी सड़ जाती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, स्पोर बना, स्पोर गिर गया, वहीं पर फिर से एक और नया राइजोपस बन गया। दी स्पोर इवेंचुअली the spore are covered by a thick wall that protect them until they come in contact with another moist surface and can begin to grow। अब ये जो स्पोर्स हैं गाइस, इनके पास एक और फैसिलिटी है कि इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, जिस कवरिंग की वजह से ये आसानी से जिंदा रह सकते हैं। और जैसे ही इनकी सूटेबल कंडीशन मिली, ब्रेड पर पानी फिर से पड़ा या पानी और ज़्यादा नमी आ गई, सो क्या करेंगे, ये फिर से रिप्रोड्यूस कर लेंगे और ये स्पोर क्या करेगा, एक नए राइजोपस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइस इस प्रोसेस को मैंने क्या किया है, यहाँ पर आसानी से लिख दिया है। देखिए स्पोर जो कि स्पोरेंजिया पर प्रेजेंट हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। जी देखिए ये क्या है, स्पोरेंजिया पर, ये स्पोरेंजिया है, ठीक है। इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है, छोटे छोटा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ये प्रोड्यूस करता है एक नया इंडिविजुअल, ये स्पोर्स नीचे गिर जाएंगे ब्रेड के ऊपर और नया इंडिविजुअल बना देंगे। स्पोर्स आर कवर्ड बाय अ थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल कंडीशन। स्पोर्स किससे अभी बताया, यहीं पर अभी बताया था लास्ट में कि स्पोर्स जो हैं वो एक वॉल से कवर रहते हैं।
द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंटस आर कॉल्ड हाइफे। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था मैंने, उसे हाइफे कहा जाता है। एंड हाइफे जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, और हाइफे रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है तो फिर क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट? अभी बताया था ऊपर, स्पोरेंजिया रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड टिनी बॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, बॉम्ब नहीं सॉरी ब्लॉब, टिनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है, टिनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर, इसी को क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे एंड वो स्पोर्स गिर जाएंगे फिर से ब्रेड के ऊपर, एंड जैसे ही सूटेबल कंडीशन मिलेगी, नमी मिलेगी, वो फिर से एक और राइजोपस बना लेगा। सो यही प्रोसेस होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। गाइस कंप्लीट हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपको समझ में आई हो, टॉपिक समझ में आ गया हो, सो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, बिना लाइक करे बिल्कुल नहीं जाइएगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।